कशिश और स्वागत है आपका DS4 में। देखा जाए यहाँ पर तो कंगना रनावत ने जिस तरीके से किसानों को लेकर तमाम बयान दिए थे, बलात्कारी कहती नजर आई, हिंसावादी कहती नजर आई और अब यहाँ पर माफ़ी भी मांग रही है और साथ ही साथ ये भी कहती नजर आ रही है कि जिस तरीके से मुझे यहाँ पर बोला जा रहा है तो ये क्रिमिनल लग रहे हैं, किसान तो नहीं लग रहे, लेकिन माफ़ी भी और क्रिमिनल भी कहना, तो क्या कहेंगे सर? देखिए जी, महात्मा गांधी जी ने एक बार एक बात कही थी, नशा जो है मनुष्य का नाश करता है। तो वो आज सब लोगों ने साफ साफ देख लिया, कुछ के मुंह से उसकी एक्सेप्टेंस है कि हाँ मैं नशा करती थी, मैंने कोई नशा नहीं छोड़ा और इंडस्ट्री में आके मैं बहुत खतरनाक लड़की हूँ। तो उसी बात से अब पता चल जाता है कि नशा कितना मनुष्य का दुश्मन होता है। पहले तो बोल देती है, उसके बाद माफ़ी मांग लेती है, फिर क्रिमिनल भी कह देती है, तो क्या लगता है कि बीजेपी एक्शन क्यों नहीं ले रही? देखिए जी, बीजेपी ने तो उसे प्रमोट करा है। एक इससे पहले हमारी एक सिलेंडरेला थी, वो कुछ भी बोल देती थी अनाप शनाप, उनको जनता ने वापसी का रास्ता दिखा दिया। अब इस बार हिमाचल की जनता की पता नहीं कैसे बुद्धि फिर गई, जो उन्होंने ऐसी मंडी की क्या कहें अब उसे मंडी से चुन के भेज दिया कि उसके बाद क्या कहें। अब ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे लोग संसद में पहुंच रहे हैं। मुझे माफ़ कर दो साहब, नशे में था और फिर नशा दोबारा चढ़ेगा तो फिर उसने आए माए बकनी है। बिल्कुल, आप देखिए कि यहाँ पर इतना कुछ होने के बावजूद भी लगातार बयान पे बयान दे रहे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर भी बयान दिए कि LOP कैसे बन गया, ऐसा कौन सा तीर मार लिया था, राहुल गांधी को लेकर कह रहे हैं। जब उन्हें संसदीय परंपरा का नहीं मालूम कि अगर लोकसभा में 543 सीटों में से 10% से ऊपर सीटें लेने वाला अगर विपक्ष का कोई भी नेता है तो LOP ही बनेगा वो। जब उन्हें संसदीय परंपराओं का नहीं मालूम, उन्हें संविधान के बारे में नहीं मालूम, तो फिर उनसे ऐसी बातों की उम्मीद कर सकते हैं? पढ़ी लिखी वो है नहीं, 12-13 साल में वो भी हमारे मोदी जी की तरह घर छोड़ के भाग गई थी। उसके खुद के बयान है, मेरे नहीं है, कोई अपने मैंने मनगढ़ंत नहीं बनाए। उसने भी कहा था जी मैंने 12-13 साल में घर छोड़ दिया था, अपना हिमाचल छोड़ दिया था, जगह जगह वो भटकी, नशेड़ी बनी, संपर्क में आई लोगों की। तो वही हाल उसकी है, पढ़ाई लिखाई उसकी आप देखो, हलफनामे में तो उसने शायद 12वीं पास दिया है अपने आप को, लेकिन उसके बातचीत से लहजे से तो कहीं भी नहीं लगता कि उसने 12वीं भी पास करी होगी। तो उसे इतनी सी परंपरा का नहीं पता कि भाई LOP कैसे बनते हैं। तो LOP रनावत तो लगातार कहती कि मैं सच बोलती हूँ, सच के साथ जाती हूँ। अभी भी जो बोला किसानों को लेकर सच ही बोला है मैंने। अच्छा, किसानों को लेकर सच बोला है, तो किसानों के सच उसने ये क्यों नहीं बोला कि जब किसान प्रदर्शन पे बैठे थे 1 साल तक उसमें 750 किसान लगभग मारे गए थे, वो सच उसके मुंह से क्यों नहीं निकला? वो सच उसके मुंह से क्यों नहीं निकलता कि हाँ ये किसान MSP के हकदार हैं, इनको हक दिया जाए इनका? वो सच उसके मुंह से क्यों नहीं निकलता कि किसान अपनी जायज़ मांगों पे बैठे हुए हैं, अपना घर परिवार छोड़ के 1-1 साल तक, 1.25 साल तक वो बॉर्डर पे बैठे रहे और जिस पे मोदी जी ने बाकायदा बोला ठीक है जी मैं दुखी मन से किसान कानून वापस लेता हूँ। जब आपके नेता ने वो किसान कानून वापस ले लिया तो फिर आप उनको गलत कैसे ठहरा रही हो? देखिए, उस बात पे भी कंगना रनावत कहती नजर आती है कि जो बिल थे वो वापस लिए गए, उसके बाद ये हिंसा बंद हुई, वरना हिंसा बहुत बढ़ जाती, देश का माहौल खराब हो जाता। वो उसके कहने से होती है ना हिंसा। मैं खुद गया हूँ जी, देखो मैं हर चीज़ को तब बोलता हूँ जब मैं उसको देखभाल के ठोक बजा के चीज़ को चेक कर लेता हूँ। यहाँ से जरा सा 20-25 किलोमीटर दूर है सिंधु बॉर्डर, पूरा बैरिकेड लगा के इन्होंने बंद कर रखा था सारा का सारा सिंधु बॉर्डर। उसके बाद जब ये रोज़ उस वक्त भी हालात होते थे जी ऐसा हो रहा है, किसान वैसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, मैं अपनी मोटरसाइकिल लेके गया था, 2 व्हीलर्स को निकलने के लिए जगह थी बाकायदा। कहीं भी मुझे उस सिंधु बॉर्डर से लेकर आगे बहालगढ़ सोनीपत का वहाँ तक किसान बैठे हुए थे, कहीं किसी किसान ने रोका नहीं टोका नहीं, किसी ने कुछ ये नहीं कहा कि तू हमारे रोड पे से क्यों जा रहा है। किसानों को उस वक्त भी बैठने का तरीका क्या था, बीच की जो पटरी है वाली जो है सिंधु बॉर्डर से आगे निकलती है, कम से कम 12-15 फुट की पटरी है, वो 15 फुट की पटरी में ऊपर बैठे थे, या फिर वो साइडों की जो पटरी होती है उन दोनों तरफ बैठे थे। बीच का रास्ता उन्होंने सारा खाली छोड़ रखा था कि अगर आपने आवाजाही करनी है, आपकी गाड़ियाँ भी निकल रही थी, वहाँ से बसेज भी निकल रही थी, बॉर्डर से घूम के थोड़ा सा निकलना पड़ता था क्योंकि वो बॉर्डर दिल्ली पुलिस ने रोक रखे थे। अदरवाइज किसानों ने कहीं किसी को कुछ नहीं कहा। वहाँ आसपास जितनी लेबर रहती थी रोज़ रात को उनके लंगर में खाना खाती थी, जब वो वहाँ से अपना उठा के गए हैं तो सारे के सारे लेबर वहाँ पे रो रही थी कि जी हमें खाना पीना मिल जाता था, अच्छा पौष्टिक आहार मिलता था, अब ये किसान जा रहे हैं, हमारे को फिर वही जद्दोजहद करनी पड़ेगी, हमें फिर जूझना पड़ेगा। लगातार रोज लंगर लगते, किसानों में नाराजगी दिखाई दे रही है, किसानों में वो कह रहे हैं कि आंदोलन कर सकते हैं, सदस्यता रद्द होनी चाहिए, तो क्या बीजेपी ऐसा कुछ कर सकती है? बीजेपी के बस की अब कुछ नहीं राजी। देखिए एक बड़ी पुरानी कहावत है, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये काफ़ी दिन पहले भी, आज से हमारी मुलाकात अब काफ़ी दिन बाद हो रही है, तब भी मैंने ये बात बोली थी कि अब बीजेपी के पतन का सिस्टम शुरू हो गया। अब वो अहंकार में आके दुर्भावनापूर्ण तरीके से उल्टे सीधे ऐसे ऐसे बयान देंगे जो उनकी खुद के गड्ढे खोदेंगे उनके लिए। अब ये कंगना रनौत ने साबित कर दिया ना, किसान थोड़े बहुत मामूली हमारे सुधरे थे, थोड़े से पटरी पे आए थे कि चलो उन्हें लगने लगा था सरकार हमारे बारे में कुछ सोचेगी। जैसे अभी हरियाणा में एक घोषणा करी थी कि 22 फसलों पे MSP दिया जाएगा, तो किसानों को लगा कि शायद ही हमारी बात सुनने वाली है, लेकिन अब इन्हीं की सांसद ने आके बोल दिया ना, तो इसी बात से पता चल जाता है कि ये कन्फर्म है इनका हर हालत में बीजेपी जाने वाली है। और हरियाणा के किसान भी बैठे हुए थे। हाँ, हरियाणा की बात की है, चुनाव है 1 तारीख को, तो क्या लगता है 1 अक्टूबर को, तो क्या लगता है कि हरियाणा में इस बार क्या होने वाला है? हरियाणा में स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस आएगी, स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस आएगी। और उसका रीज़न ये है कि जब मैं इससे पहले लोकसभा चुनाव हुए थे तो हमारे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, काफ़ी गणमान्य नेता है वहाँ के, उनका लोकसभा क्षेत्र था ये रोहतक। तो बॉर्डर अपना टिकरी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद से रोहतक लोकसभा शुरू हो जाती है, तो मैं वहाँ गया था। रास्ते में आते जाते मेरी आदत है पूछता जाता रहते हुए, ऑटो में बैठा, भाई किसको ला रहे हो इस बार? पंजा। चाय वाले पे बैठा, भाई किसको ला रहे हो? भाई पंजा।
और कहीं भी बैठा, जिससे सब्जी वाले से किसी दुकानदार से बात करी, भाई पंजा आएगा। और आपने देखा रोहतक लोकसभा से वो बहुत अच्छी मार्जिन से जीते हैं। तो उसी के बाद से फिर मेरा आना जाना लगातार, हरियाणा में काफ़ी सारे यार दोस्त हैं, सब कुछ है, मेरा व्यापार भी है, तो आना जाना लगातार चलता है। आते आते मैं लोगों को पूछता हूँ, भाई क्या चल रहा है, क्या माहौल है। हर जगह एक ही बात आ रही है जी, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। अब उससे डर के अभी आपने देखा होगा इस डर का नतीजा कि लगातार उसकी डेट आगे खिसकाने की कोशिश की जा रही है कि 2 अक्टूबर को छुट्टी है जी, 1 अक्टूबर को शायद सैटरडे कुछ पड़ रहा है, हाँ सैटरडे है शायद, कुछ ऐसा ही है, कुछ छुट्टियों का 2-3-4 दिन का छुट्टियों का हिसाब किताब बन रहा है। तो ये लगे हुए कोशिश में कि आगे खिसक जाए चुनाव, तो आगे हम कुछ और इसमें खींचता नहीं कर सकें, कहीं से कुछ उम्मीद बन सके इनको। उसी के एवज में इन्होंने वहाँ से बलात्कारी राम रहीम को कि वो चुनाव में असर डाल सके। तो ये साफ इनकी हार दिख रही है, इनके स्पष्ट हार इनके सामने आई पड़ी है। वहाँ इनका एक भी ऐसा सर्वमान्य नेता नहीं है कि जिसे मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर सकें। मनोहर लाल खट्टर जी थे, उनका पहले ही पैकअप हो चुका है, बचे अब नायब सिंह सैनी। उन्होंने बड़े जोर शोर से नारा चला रखा है, नॉन स्टॉप हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। अब वो नॉन स्टॉप हरियाणा है किस चीज़ में? नॉन स्टॉप हरियाणा है बेरोजगारी में, 7.2 दर बेरोजगारी की, हरियाणा की पूरे देश में सबसे नंबर 1 अव्वल पे हरियाणा। नॉन स्टॉप हरियाणा है अपराधों में, सारे के सारे आज की डेट में बड़े बड़े गैंगस्टर आप जिनके भी नाम लोगे, सारे आपको हरियाणा से कनेक्टेड मिलेंगे। नॉन स्टॉप हरियाणा किस चीज़ में? महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में। नॉन स्टॉप हरियाणा किस में? लैंगिक असमानता में। आज भी हरियाणा वो स्टेट है कि जिसमें महिला और पुरुषों की दर जो है वो सबसे कम है। उसके एक जिले तो पीछे ऐसे थे कि 1000 महिलाओं पे, 1000 पुरुषों पे सिर्फ 641 महिलाएं थीं। आज भी हरियाणा उसी चीज़ में नॉन स्टॉप चल रहा है। बेटी बचाने का वहाँ कोई स्लोगन नज़र नहीं आता। और आज अपने देखा कि वहाँ के जो हमारे पहलवान बहन बेटी हैं उनके साथ कैसे अत्याचार करेगा इन लोगों ने, और फिर भी ये सोच रहे हैं कि ये जीत जाएंगे। तो भाई इनकी गलतफहमी का तो इलाज तो कहा जाता है कि हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, उन्हें इतिहास का एक बहुत बड़ा वो माना जाता है हकीम। आखिरी सवाल ले लेते हैं कि अगर देखा जाए कंगना रनौत की बात चल रही थी, ऐसा क्या वजह लगती है कि किसानों को लेकर, बेटियों को लेकर लगातार बयान पे बयान देती है, मतलब खुद को प्रमोट करना चाहती है क्या? देखिए आदत होती है लोगों की कि अगर वो, इसमें दोबारा मैं एक किस्सा रिपीट करना चाहूँगा। मुल्ला नसीरुद्दीन थे, बहुत बड़े फिलोसफर कहा जाता है उन्हें, बहुत बड़े दार्शनिक कहा जाता है, बहुत फेमस थे अपने राज्य में, जहाँ भी जाते थे हर जगह उनकी आवभगत होती थी। एक जो है बेवकूफ़ आदमी उनसे चिढ़ता था, यार मुल्ला जी तुम्हारी तो हर जगह बात होती, मेरी तो कहीं कोई बात ही नहीं करता, मैं क्या करूँ जो मेरी हर जगह बात हो। उन्हें कहा ठीक है तू एक काम करियो, गर्मियों के दिन थे, कि कल जाके चौराहे पे ना, शहर का जो मेन चौराहा है उस पर जाके दीपक जला के बैठ जाइयो। ठीक है जी मैं कर दूंगा। अगले दिन जाके उसने सुबह से दीपक जला दिया, भरी दोपहरी में दीपक जलाए बैठा था। अब दुनिया आते जाते उससे पूछा, अरे भाई तूने दीपक क्यों जला रखा है? मैं सूरज को दिया दिखा रहा हूँ, मैं सूरज को दिया दिखा रहा हूँ। शाम होते होते पूरे इलाके में वो फेमस हो गया। अब सारे उसे कहेंगे अबे बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, इतना तो सूरज चमक फेंक रहा है और ये दिया दिखा रहा है कि मैं अंधेरा दूर कर रहा हूँ। तो वही हाल इन लोगों की है, ये सूरज को दिया दिखाने वाला हाथ के ऐसे नहीं तो ऐसे चर्चा में तो आएंगे, बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा, तो ये अपना नाम करने के चक्कर में लगे रहते हैं। यहाँ पर तमाम सवालों के जवाब दिए। अब देखा जाए यहाँ पर तो 4 विधानसभा के चुनाव है, तो हरियाणा की हमने बात की, तो क्या बाकी विधानसभा पे भी असर पड़ेगा? देखिए जी बाकी विधानसभाओं पे आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की हालत कितनी खस्ता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की पहली लिस्ट जारी होती है 45 कैंडिडेट की, सुबह जारी होती है, शाम को वो लिस्ट वापस हो जाती है। ठीक है जी, आपको पता चल गया कि वहाँ पे इनकी हालत कितनी खस्ता है। इससे पहले आपने लोकसभा चुनावों में भी देखा होगा, कश्मीर के रीजन में तो 3 लोकसभा चुनाव सीट थी, तीनों पे अपने कैंडिडेट तक भी नहीं उतार पाए थे। इन्हें पता है वहाँ से भी इन्हें हार मिलेगी। रही बात झारखंड की, झारखंड के चुनाव इन्हीं के साथ होने थे, उनका भी कार्यकाल नवंबर में ख़त्म हो रहा है, लेकिन इन्होंने झारखंड में चुनाव नहीं कराया क्योंकि ये चंपई सोरेन को अपने पाले में लाने के चक्कर में थे। अब वो चंपई सोरेन जो है आ चुके हैं बीजेपी में, अब ये उस कोशिश में है कि मैं वहाँ पे अब चुनाव कराएं तो हमारे शायद पक्ष में माहौल बन जाए। हालत इनकी वहाँ भी ख़राब है, वहाँ भी कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनी हुई है हेमंत सोरेन जी की। तो 2 राज्यों के चुनाव तो इन्होंने इसी तरह से, महाराष्ट्र में वो आप देखिए, और महाराष्ट्र के चुनाव ये जितना ज़्यादा टाल रहे हैं उतना इनको नुकसान हो रहा है। अब वो वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो मूर्ति है जिसमें 3600 करोड़ रुपए लगा के इन्होंने 4 दिसंबर 2023 को उसका उद्घाटन करा था, एक आंधी में वो गिर गई। कितना बड़ा भ्रष्टाचार करा। शिवाजी महाराज का नारा ले लेके, उनका नारा दे दे के मराठी मानुष जय शिवाजी महाराज, और उन्हीं की मूर्ति में इतना बड़ा घपला कर दिया। अब क्या मराठी इनको वोट दे देंगे? ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि जब कहते हैं ना कि जब डाउनफॉल का टाइम आता है तो काम ही बंदा ऐसी हरकतें शुरू कर देता है कि उसका नुकसान होना ही होना है। इसे आप चाहे तो कह सकते हैं शनि की 7.5 है, उसका प्रकोप शुरू हो गया इनके ऊपर। उसमें भी आदमी ऐसे उल्टे सीधे डिसीजन लेता है। कंगना रनावत ने इनके लिए कम से कम हमारी कांग्रेस पार्टी के लिए हज़ारों लाखों की तादाद में वोट उसने इकट्ठे हमारी फेवर में कर दिए हैं। उधर राहुल गांधी भी बयान दे रहे, कहते हैं कि किसानों से जो वादे किए गए थे वो पूरे अभी तक नहीं हुए हैं, और उधर बीजेपी सरकार कह रही कि हम तो सर्वोपरि है हमारे लिए यहाँ पर किसान, हमने बहुत कुछ किया है। सर्वोपरि है तो एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं पास करते? किसने आपको रोका है? पिछली बार सरकार थी तब भी आप बहुमत में थे, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, आप क्यों नहीं लाए? आपने उल्टे सीधे बिल तो ध्वनिमत से पास करा लिए, लेकिन जो किसानों के हित का बिल था उस पर आपने आवाज़ ही नहीं खोली। आपको पता है दुनिया भर के उसमें अर्थशास्त्री आगे, किसानों को अगर एमएसपी दे देंगे तो अर्थव्यवस्था पे इतना बोझ पड़ जाएगा, उतना बोझ पड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अर्थव्यवस्था पे बोझ तब नहीं पड़ता जब आप अडानी अंबानी के लोन राइट ऑफ करते हो, तब अर्थव्यवस्था नहीं डगमगाती हमारी। लेकिन ना,
इन्हें वही काम करना है कि हमने वादे पूरे कर दिए। किसान अगर वादे पूरे हो गए थे तो किसानों को क्या परेशानी है कि वो क्यों बैठेंगे बॉर्डर पे अपनी मांगों को लेके? क्यों वो सिंघू बॉर्डर पे आज भी बैठे हुए हैं? नहीं बैठते भाई। मेरी कोई डिमांड है, 4 दिन की 4 चीज़ों की मेरी डिमांड है, चारों चीज़ मेरी पूरी होगी तो मैं अपने घर जाऊँगा ना। डिमांड तो नहीं रखूँगा फिर मैं उसके बाद। सिर्फ घोषणा करी है। हरियाणा में भी अभी इन लोगों ने, हरियाणा की आपने बात करी थी, हरियाणा में भी घोषणा करी है कि हम 22 और फसलों पे MSP देंगे। अब वो जब घोषणा करी इन्होंने, आचार संहिता लग चुकी थी, अब वो एप्लीकेबल हो नहीं सकती। अब सीधी सी बात है कि जब आचार संहिता लग चुकी है तो किसी भी किस्म की सरकारी घोषणाएं अमल में नहीं लाई जा सकती, तो उन्हें अभी मिलने वाला नहीं है। अब अगली बार जब जिसकी सरकार बनेगी वो जाने। बन गई तो फिर ये ठंडे बस्ते में डाल देंगे बीजेपी वाले, और नहीं बनेगी तो ये कह देंगे कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ देंगे। एक तरफ किसान कह रहे हैं कि दोबारा आंदोलन कर सकते हैं क्योंकि कंगना रनौत की वजह से, और दूसरी तरफ वो सदस्यता रद्द की भी मांग कर रहे हैं। तो अब आप कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं आएगी हरियाणा में, तो बीजेपी को डर नहीं लग रहा क्या? देखिए मैंने कहा ना, ये बीजेपी को डर लग रहा है, वो जानते हैं। अगर बीजेपी को डर नहीं होता तो वो ये 2-2 चुनाव आगे कैंसिल नहीं कराती। चारों राज्यों में इकट्ठे चुनाव होने थे। वो तो जम्मू कश्मीर का भी चुनाव आगे खिसकाने के चक्कर में थे, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि हर हालत में चुनाव होने चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा था, फटकार थी, तो इन्होंने हरियाणा के चुनाव, इसके जम्मू कश्मीर के चुनाव डिक्लेयर कर दिए। अब ये जितना बैकफुट पे जाएंगे उतना इनको लगातार नुकसान है। मैं तो साफ कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था, जब से ये सरकार बनी थी इनके फैसले आप देखो, पनौती के सारे फैसले देखो, जब से पनौती ने सिंहासन संभाला है 9 तारीख से, आप देख लो कितनी सारी तो रेल दुर्घटनाएं हो गई। दर्जनों की तादाद में अभी तक रेल जो पटरी से उतर चुकी, दर्जनों की तादाद में पुल टूट चुके। बिहार में कितने पुल गिरे, वहाँ पे राजकोट में एयरपोर्ट की छत गिर गई, दिल्ली एयरपोर्ट की छत गिर गई, जबलपुर एयरपोर्ट की छत गिर गई। वर्ल्ड कप हम हारते हारते वापस जीते क्योंकि पनौती महाराज हमारे मैच देखने नहीं गए थे, इसलिए हम जीत पाए T20 वर्ल्ड कप। और उसके बाद अभी ये छत्रपति महाराज की जो है प्रतिमा है, और कारण कह दिया जा रहा है कि 45 किलोमीटर की स्पीड से हवा चल रही थी। भाई मुझे 50 साल हो गए यहाँ पे आके, दिल्ली गेट पे एक प्रतिमा लगी हुई है उनकी, और वो आज तक कभी नहीं गिरी। इतनी हवाएं चली गई, टाउन हॉल पे प्रतिमा लगी, आज तक नहीं गिरी एक भी प्रतिमा आज तक। 45 किलोमीटर, क्या 45 किलोमीटर होता है? कुछ भी नहीं होता। इससे पहले आपको याद होगा इनका भ्रष्टाचार, महाकाल उज्जैन में सप्तऋषियों की जो इन्होंने वो लगाई थी मूर्तियाँ, उसमें भी दुनिया भर का भ्रष्टाचार कर गए थे, वो भी मूर्तियाँ गिर गई थी आंधी तूफान में। तो इनका भ्रष्टाचार इसी तरह ढहने वाला है, इसी तरह भी सरकार आंधी आने वाली है, गांधी की आंधी आने वाली है, और ये सरकार उड़ने वाली है। बिल्कुल, आपने सुना है कि तमाम सवालों का जवाब किस तरीके से देते नजर, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कंगना रनौत को लेकर जो गुस्सा है किसानों में वो लगातार फूट रहा है। अपनी राय इस मुद्दे पर जरूर दीजिएगा और देखते रहिए GS4।